ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, चरण का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है हमारा, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको मल्टीपल चॉइस बोलते हैं। एंड रिमेंबर, आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वन है वो ऑलरेडी 2011 में सीबीएसई में पूछा जा चुका है, इन 2011। ओके, सी व्हाट कैन यू डू विद इंटरनेट, व्हाट कैन यू डू विद इंटरनेट, इंटरनेट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसका देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस उसका क्या क्या है देखिए, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, करेक्ट, हम कर सकते हैं। एक्सेस मीडिया पिक्चर, साउंड्स, वीडियो क्लिप एंड अदर मीडिया एलिमेंट्स, मतलब मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो वो भी कर सकते हैं। फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज फ्रॉम ग्लोबल ऑडियंस, हाँ ये भी सही है कि किसी भी पॉइंट्स के ऊपर ग्लोबल ऑडियंस का हम पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं, जैसे ट्विटर है, तो किसी का क्या थॉट है किसी एक पॉइंट के ऊपर। सपोज अभी कोरोना वायरस है, तो आपके मोदी भी उसमें ट्वीट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, तो ग्लोबली कोई भी अगर कुछ ट्वीट करता है तो हम देख सकते हैं, मतलब ए बी सी तीनों सही है। अब डी देखिए, डी क्या है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक्सेस पिक्चर्स, फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज फ्रॉम ग्लोबल ऑडियंस, मतलब डी जो है ए बी सी तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो करेक्ट आंसर हम क्या बोलेंगे कि डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्पानेट। अर्पानेट के बारे में मैंने शायद आपको बतलाया या नहीं बतलाया, चलिए अर्पानेट के बारे में एक बार बतलाता हूं फिर से कि ये अर्पानेट है क्या। तो अर्पानेट जो है यूनाइटेड स्टेट, जिसको यूएसए बोलते हैं ना, तो यूएसए का गवर्नमेंट जब कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट अपना बना रहा था, ठीक है, तो डिफेंस प्रोजेक्ट बनाएगा तो कौन बनाएगा भाई, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिफेंस फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, या डिफेंस फोर्स वाला बनाएगा, ठीक है। तो ये जब बनाने लगे तो लगा कि नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होगा, एक सेंटर पे ये पूरा का पूरा डिफेंस पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ पर्सन इस यूनिवर्सिटी, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी को, 2-3 यूनिवर्सिटी को दे दी, ठीक है। तो अब उनके बीच कोऑर्डिनेट करना था, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही उन्हें क्या करना था कि फाइंड आउट करना था कि जो भी लोग हैं डेवलपमेंट में वो कितना तक डेवलप किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट हो एबीसी डिफेंस रिलेटेड, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं आप लोग को वार्निंग दे रहा हूं, 9-5 के बाद आएंगे, कल से मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, बिना मतलब का क्लास को मजाक बना के छोड़ दिया है। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या किया, उसका जो प्रोजेक्ट अपना देखना था, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिफेंस फोर्स जो यूएसए का है, तो उसने अलग अलग यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट का अलग अलग पार्ट दिया डेवलप करने के लिए, और फिर उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो कम्युनिकेशन करना था, तो उसी के लिए एक नेटवर्क बनाया गया, उसी को बोला गया अर्पानेट। क्या बोला गया, अर्पानेट, ठीक है। इंटरनेट वहीं से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट नेटवर्क यही था, ठीक है। इसका फुल नेम क्या है देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज फर्स्ट नेटवर्क। दिस इज ऑन्ड बाय, मतलब इसका ऑनर कौन है, ऑन्ड बाय यूएस डिफेंस फोर्स, यूएस
डिफेंस फोर्स या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड का आएगा ARPANET, मतलब ए। ओके, अब थर्ड देखिए, व्हिच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरनेट। तो देखिए टीसीपी, ये प्रोटोकॉल तो यूज करते हैं हम, टीसीपी आईपी, राइट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं ना। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम ये यूज करते हैं, तो ठीक है भाई, ये प्रोटोकॉल है। www, क्या ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल नहीं। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो है एक अलग कंपनी है, दिस इज ए डिफरेंट कंपनीज। ओके, दिस कंपनी वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया था। तो अभी जितना भी आप वेब पेज या वेबसाइट देखते हैं, तो उसके पीछे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज होता है, दैट इज गवर्न्ड बाय www। इसको बर्नर्स-ली www भी बोलते हैं, और इस वर्ल्ड वाइड वेब को ही W3C कंसोर्टियम भी बोलते हैं। 3W है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को W3C भी बोलते हैं। ठीक है, तो www और W3C ये दोनों भी इसी में है। तो ये प्रोटोकॉल तो नहीं हुआ ना। अच्छा, HTML भी प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, वेब पेज को डिजाइन करना, राइट। तो प्रोटोकॉल यहाँ एक ही बचता है, प्रोटोकॉल यहाँ पे सिर्फ एक ही बचता है, TCP/IP। तो प्रोटोकॉल एक ही बचता है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पार्ट ऑफ TCP इज रिस्पॉन्सिबल। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वर्ल्ड वाइड वेब को ही W3C भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, उसी को W3C भी शॉर्ट में बोलते हैं। W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, 3W हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच पार्ट ऑफ TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग ए फाइल और मैसेज इनटू। Which part of TCP/IP is responsible for dividing a file or into very small part। तो देखिए, वेरी स्मॉल पार्ट, इसका मतलब क्या है कि डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं, तो डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो डेटा को जो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसफर करने में आसानी हो। ठीक है, और हर एक डेटा पैकेट का कुछ सीक्वेंस नंबर भी दे देते हैं कि रिसीवर के पास जाने के बाद उसी सीक्वेंस में अरेंज किया जाए, है ना। तो वही ये पूछ रहा है कि ये होता कहाँ पे है भाई। ठीक है, तो ये होगा कहाँ, जो TCP है, TCP के पास ही ये होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP तो ओवरऑल पूरा प्रोटोकॉल है ना, तो IP के अंदर ही कुछ प्रोटोकॉल का ग्रुप है TCP। ठीक है, तो TCP का काम ही यही है कि डाटा जो ट्रांसफर करेगा, तो पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, दैट इज TCP। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, इन इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ। इंटरनेट प्रोटोकॉल में डेटा का ट्रांसफर करना है, तभी वही बोला था ना कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांट देते हैं। तो डेटा को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ओके, अच्छा याद रखिएगा कि जब भी हम कॉलिंग करते हैं, ठीक है, इंटरनेट यूज करने के लिए, डेटा नहीं, सिर्फ इंटरनेट, ठीक है, या कॉलिंग करने के लिए, उस टाइम में GSM जो है, GSM और CDMA जो आपको 2G नेटवर्क में बताया गया था, तो GSM क्या यूज करता है, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, और CDMA यूज करता है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, और ये है डेटा टाइप पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय मॉडेम एट, तो देखिए इसमें क्या है कि जब भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सपोज अगर एक कंप्यूटर हमारा ये है, दिस इज वन कंप्यूटर और ये दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। आप लोग अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रखिए। अरे क्या बेवकूफी है यार। जिज्ञासा, आपको समझ में नहीं आ रहा? ओके, तो देखिए, तो ये सेंडर अगर है, मतलब कंप्यूटर 1, अगर इसको हम लेते हैं कंप्यूटर 1 और इसको लेते हैं कंप्यूटर 2, ठीक है, तो ये डेटा को ट्रांसफर अगर करता है किसी भी केबल के थ्रू, तो ये केबल डायरेक्ट तो कंप्यूटर में लगाने रहेगा विद हेल्प ऑफ सम डिवाइस, राइट। तो ये डिवाइस जो है इसका काम क्या है भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर हमारे पास दो टाइप का है। कितने टाइप का है? कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास दो टाइप का है, एक है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? सिर्फ सिग्नल पे काम करता है, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है कि अगर हॉस्पिटल में आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर का, डायरेक्ट भी नहीं देखे होंगे तो मूवी में देखे होंगे कि कुछ इस टाइप का सिग्नल घूमते रहता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है एनालॉग का, ठीक है। और डिजिटल क्या है कि वो 1 और 0 पे ही काम करता है। तो एनालॉग से सिग्नल डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट करता है, कैलकुलेशन फास्ट करता है, ठीक है। वहीं डिजिटल कंप्यूटर वर्सेटाइल है, इंटेलिजेंस है, मतलब थकता नहीं है और काम अलग अलग तरीके का करता है, ठीक है। तो दोनों का जो बेस्ट फीचर है कि डिजिटल का वर्सेटाइल और एनालॉग का डेटा ट्रांसफर, दोनों को एक जगह यूज करने के लिए मिक्सअप कर दिया दोनों का, और फिर क्या बोला गया? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सर को हाइब्रिड कंप्यूटर, क्या बोला गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो है अरे एक चीज बतलाओ कि दिमाग नाम का चीज नहीं है क्या आप लोग को? क्लास का टाइमिंग क्या है? किस टाइम में आ रहे हो आप लोग? हाँ गुलशन, अभी आने का क्या मतलब है? शिवम कुमार, 9:05 के बाद अगर कल आए ना, किसी का क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, फिर याद रखना बेवकूफ। देखिए यहाँ होता क्या है, तो वही काम यहाँ पे लिया गया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि भाई साहब कंप्यूटर 1 जब डेटा ट्रांसफर करेगा कंप्यूटर 2 को, तो डेटा रहेगा तो यहाँ कंप्यूटर के पास डिजिटल फॉर्मेट में, लेकिन ट्रांसफर के टाइम में एनालॉग में जाना चाहिए। तो ये जो डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या करता है कि सेंडर के पास डेटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, डेटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और रिसीवर के पास जो एनालॉग डेटा पहुंचा, रिसीवर के पास जो एनालॉग डेटा पहुंचा, ठीक है, तो उसको क्या करता है? एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये हो गया जब 1 2 को सेंड करेगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि अगर 2 1 को डेटा सेंड करे तब क्या होगा भाई? तब 1 के पास डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होना चाहिए डेटा, और 2 के पास एनालॉग से डिजिटल में चला जाएगा, राइट। तो यही चीज है कि दोनों कंप्यूटर जो है अब अलग अलग डिवाइस तो लगाएगा नहीं ना, इसी के लिए इसका जो फंक्शन है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। और एनालॉग से डिजिटल जब रिसीवर के साइड करेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? डीमॉड्यूलेटर। हाँ वेरी गुड। हाँ, और जब दोनों
काम एक ही डिवाइस करे तो उसी को बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस, मोडेम। हाँ, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर डिवाइस, ठीक है। ओके, तो अब बतलाइए क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 था, डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग, मतलब डिजिटल टू एनालॉग बाय मोडेम। तो डिजिटल से एनालॉग कहां पे कन्वर्ट होगा? सेंडर के पास ना। तो देखिए, सेंडर को ही हम क्या बोलते हैं? सोर्स कंप्यूटर बोलते हैं, राइट, और रिसीवर को डेस्टिनेशन बोलते हैं। सेंडर को सोर्स बोलते हैं और रिसीवर को डेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, 6 का बी हो जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टू ज्वाइन इंटरनेट कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू। कंप्यूटर जो है, अगर इंटरनेट आपको यूज करना है तो किसी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के साथ आप मिलेंगे ही ना। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे आप यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर जियो का सिम है आपके पास, तो सिम हम क्यों रखते हैं? जियो नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए ना। तो जब तक जियो का सिम आपके पास नहीं है, जियो नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसीलिए, और जियो क्या है? आईएसपी है। जियो क्या है? आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट यूज करने के लिए आईएसपी से कनेक्ट होना होगा, जिसको कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर इज कॉमनली नॉन एज। देखिए वही चीज है, क्या गवर्नमेंट आपको इंटरनेट सर्विस देता है? नहीं देता है। आईएसपी, तो हाँ आईएसपी देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं तो इंटरनेट देता है ना। ओके, सी, टीसीपीआईपी, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी भी प्रोटोकॉल है। तो सी और डी यहाँ पे प्रोटोकॉल है। ए को कोई मतलब नहीं इंटरनेट सर्विस से, तो इंटरनेट बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ दिस सर्विस will not be provided by typical ISP। अब देखिए यहाँ पे 4 सर्विसेज है, तो क्या आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है क्या? ईमेल एड्रेस देता है क्या? जियो ने आपको ईमेल एड्रेस दिया है? नहीं देगा। ईमेल एड्रेस आपको कौन देगा? गूगल दे सकता है, याहू दे सकता है, रेडिफ मेल, हॉटमेल, ईटीसी, रॉकेट मेल। तो सिंपल सा है कि ईमेल सर्विस हमें कौन देगा? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर देगा, राइट। तो आईएसपी जो है ऑप्शन ए हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑप्शन बी मोडेम, हाँ मोडेम तो देगा। मोडेम जब तक नहीं देगा कंप्यूटर से हमारा इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं होगा, राइट। तो मोडेम देगा, राइट। एक कनेक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन भी देगा, तो राइट। अगर कनेक्शन है इंटरनेट में और इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो उसका कस्टमर केयर रहता है ना। मतलब बी सी डी ये तीनों का तीनों ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी प्रोवाइड करती है, ए नहीं करती, मतलब ईमेल एड्रेस नहीं करती। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद है निक कनेक्ट्स टू इंटरनेट एट होम यूजिंग लैपटॉप कंप्यूटर विद वायरलेस कनेक्शन। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है कि वायरलेस कनेक्शन अगर यूज करता है, राइट। तो वायरलेस कनेक्शन के लिए क्या हो सकता है कि मोबाइल के थ्रू यूज कर सकता है ना, मोबाइल से हॉटस्पॉट देके। जियो 5 डिवाइस भी हो सकता है उसके पास, और मोबाइल ही है तो घर पे जितना भी मोबाइल है किसी भी मोबाइल से हॉटस्पॉट लेके यूज कर सकता है इंटरनेट। मतलब उसके पास क्या है कि बहुत सारा डिवाइस है जिसमें किसी भी डिवाइस से वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल पोर्टेबिलिटी है, बहुत सारा पोर्ट अवेलेबल है इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल के थ्रू हम यूज करते हैं तो क्या इंटरनेट स्पीड हमेशा अच्छा रहेगा क्या? इसमें तो दिक्कत है ना। इसके लिए क्या होगा, पोर्टेबिलिटी तो ज्यादा है लेकिन नेट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। पोर्टेबिलिटी हाई है और स्पीड लो है अभी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
Nick is going to change a desktop computer using 1 Gbps Ethernet cable connection. और यार अब बतलाओ, मैं अभी क्या बोल रहा था, मोबाइल कनेक्शन या जियो फाई या वाईफाई। अब बतलाइए 1 Gbps स्पीड पॉसिबल है आपके मोबाइल से? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई चाहिए, राइट। और ये कनेक्शन इथरनेट केबल कनेक्शन। इथरनेट केबल कनेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो है एक तरह का इंटरनेट केबल ही है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर हुआ ना, उसी में स्टार्टिंग में इथरनेट केबल यूज होता था, अभी के टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। तो इथरनेट केबल कनेक्शन या मतलब सिंपल ऑप्टिकल फाइबर का ही आप समझ जाइए अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। तो 1 Gbps दे रहा है। तो अब कनेक्शन जैसे ही है, तो कनेक्शन तो एक ही रहेगा ना, वो केबल ही। अगर सर्वर साइड से दिक्कत है तो क्या 1 Gbps स्पीड मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। तो सिंपल सा है कि पोर्टेबिलिटी तो एक ही है, क्योंकि एक ही कनेक्शन है, तो पोर्टेबिलिटी कम हो गया। पहले बहुत सारा जगह से कनेक्शन ले सकता था ना, अभी सिर्फ एक है, पोर्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया। स्पीड 1 Gbps चाहिए, मतलब हाई हो गया। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ द ऑप्शंस वी हैव नंबर 1 इंक्रीज पोर्टेबिलिटी, नहीं, गलत हो गया फर्स्ट। डी डिक्रीज पोर्टेबिलिटी, हाँ सही है। इंक्रीज स्पीड, ये भी सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। सी देखिए इंक्रीज पोर्टेबिलिटी, नहीं, गलत हो गया यहीं पे। डी डिक्रीज पोर्टेबिलिटी, ये सही है। डिक्रीज स्पीड सेकंड पोर्शन उसका गलत हो गया। मतलब सिर्फ एक ही बचा ऑप्शन हमारे पास जिसका दोनों पोर्शन सही है, इसीलिए डिक्रीज पोर्टेबिलिटी एंड इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद भाई साहब आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज कॉल्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक, एक चीज बतलाइए, मल्टीमीडिया तो कहीं पे भी होगा, तो या तो आपके स्मार्टफोन पे होगा या कंप्यूटर पे होगा, राइट। और हाइपरलिंक कहाँ होगा? वेब पेज पे होगा, राइट, या आपके कंप्यूटर पे भी हो सकता है। तो कंप्यूटर पे जो भी डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं? HTTP जब मैंने एक्सप्लेन किया था उस टाइम बतलाया था ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर जो भी टेक्स्ट है या डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आ गया ना, टेक्स्ट फाइल और लिंक दोनों अगर कंबाइंड है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, हम चलते हैं। ओके, देखिए अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो अब बतलाइए, अगर इंटरनेट पर किसी दूसरे वेब पेज पे हमें जाना है, ठीक है, किसी एक बटन के थ्रू, मतलब कहीं एक जगह पे हम क्लिक करेंगे, बटन क्या होता है कि कहीं एक जगह हम क्लिक करेंगे तो जैसे विंडोज बटन हो गया, जो भी जगह, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे ही टच करेंगे किसी दूसरा पेज को खोलना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंटरनेट पे ऐसा करते हैं तो क्या सर्च इंजन, सर्च टूल मतलब वेब ब्राउजर जो है आपका, सर्च बार में कुछ टाइप करते हैं ना, फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये सब जो है क्या आपको दूसरा वेब पेज पे ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। सर्च इंजन एक ही बार में आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, किसी दूसरा वेब पेज पे नहीं ले जाएगा। तो मेन क्या है? डी, हाइपरलिंक। लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी दूसरा वेब पेज होगा उसमें मैच हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। कलेक्शन ऑफ वेब पेज लिंक टुगेदर इन ए रैंडम ऑर्डर
वेब पेज का कलेक्शन जब एक दूसरे से लिंक है उसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज लिंक टुगेदर। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज लिंक टुगेदर। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का था डी, राइट? ओके, इसके बाद 13 का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। होम पेज हेल्प व्यूअर्स टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन पर्टिकुलर साइट। होम पेज इज, होम पेज क्या होता है भाई? होम पेज किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे अगर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है ना कि किस सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, जैसे कोई भी एक मिनट, कोई भी एक वेबसाइट पे अगर आपको जाना है, कोई भी एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहता है ना, अबाउट अस, हमारे बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो, और यहाँ भी कुछ ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, राइट? अब यहाँ पे अगर स्कूल है हमारा PGPS, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है स्टाफ से रिलेटेड हो कुछ, ठीक है, ये स्टूडेंट रिलेटेड, कैरियर ओपनिंग मतलब वैकेंसी अगर कुछ है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट अस या फीडबैक फॉर्म। तो इतना सारा ऑप्शन है ना, तो ये कहाँ रहता है? होम पेज पे ही रहता है ना। देखिए, होम पेज हेल्प व्यूअर्स टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन पर्टिकुलर साइट। होम पेज क्या होता है? किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, राइट? किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज, सबसे पहले होम पेज ही तो खुलता है। इसीलिए किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होगा? अब देखो, इंडेक्स भी उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो ये सब कुछ है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए। देखिए क्या होगा कि कभी कभी 4 ऑप्शन रहेगा ना, तो 2 या 3 ऑप्शन सही रहेगा, उसमें कौन सा ज्यादा सही है वो आपको चूज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी बतलाया था ना, ABC तीनों सही था, और डी जो है उन तीनों का मिक्सचर था, तो डी सबसे ज्यादा परफेक्ट था, तो डी का हमने आंसर लिया था, राइट? ओके, तो ये चीज है। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 भी करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज आर ए पॉपुलर वेब ब्राउजर? तो इसमें वेब ब्राउजर कौन कौन सा है बतलाइए। फायरफॉक्स आप यूज भी किए होंगे, सफारी, सफारी भी है एप्पल कंपनी का, ठीक है। उसके बाद नेविगेटर आप यूज नहीं किए होंगे, इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता है। मतलब तीनों का तीनों वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ए और बी दोनों है ना, सी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ए और बी दोनों तो होना चाहिए ना। तो दोनों के लिए ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में 2 तो लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है? ऑल दीज, मतलब कॉमन सेंस यहाँ पे यूज कर देना है, ठीक है। तो 15 ऑब्जेक्टिव आज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और आपके डाउट क्लैरिफिकेशन का सेशन हम शुरू करते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन का सेशन हम शुरू करते हैं आपका। और उससे पहले एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा ही मजा ले रहे हैं क्लास का, ठीक है। क्लास का मतलब है कि टाइम पे आना है आपको। टाइम पे आप आते हैं क्या? अगर 9:05 के बाद आते हैं आप, मतलब एंट्री आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सिंपल सा, ऑफिशियली वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नो एंट्री, नो एंट्री आफ्टर 9:05 AM, नो एंट्री आफ्टर 9:05 AM, ठीक है। कल से याद रखना है इस चीज को, नेक्स्ट क्लास जब भी हो आपका। दूसरा कि नेम के साथ आपका रोल नंबर भी होना चाहिए, नेम के साथ रोल नंबर भी होना चाहिए आपका।
जब डिस्प्ले जो भी नाम होता है आपका, ठीक है। अब देखिए इसी में खुशबू कुमारी 10D, खुशबू जी आप सेक्शन डी में है, आज ए और बी का क्लास है, सेक्शन सी और सेक्शन डी का क्लास मंडे टू वेडनेसडे होता है 9 o'clock से। तो टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, जो आपका क्लास है उसी में अटेंड कीजिए, दूसरे क्लास को अटेंड मत कीजिए। तो ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जैक्टली जो आपका क्लास हो वही क्लास अटेंड करना है, दूसरा नहीं अटेंड करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ डाउट देख लेता हूं। एक डाउट आया है, सर कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में? वह 30 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अगर आएगा तो 30 में 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। थर्टी में 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही रहता है। उसमें भी यूनिट 1 में 3 या 4 छोटा छोटा टॉपिक है जिसको चैप्टर वाइज दे दिया है, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 3 जो साइबर एथिक्स है, तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रहता है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट और कोई डाउट है तो पूछिए, क्विक। रुकिए मैंने म्यूट तो नहीं किया था ना, देख लेता हूं। हाँ जी, किसी को अगर डाउट है तो डायरेक्ट आप फोन को खुद ही अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। तो किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट आज के क्लास से रिलेटेड? अभी कौन एंटर करना चाहते हैं भाई? ये अनंत स्वामी, आप बतलाओ। 9:40 होने वाला है, अभी अनंत जी हमारे एंटर किए हैं क्लास में। इतने बिजी आदमी है ना, तो ये तो गलत चीज है ना। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, आज के क्लास को खत्म करते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ओहो, IAAS PAAS SAAS ये नहीं बतलाया ना, तो ठीक है कोई नहीं। इसके लिए पहले इसका क्वेश्चन आंसर खत्म कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर का, ठीक है। और मोबाइल नेटवर्क का जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस टाइम पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का बतला देंगे आपको, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ओके। तो खत्म करें आज का।